हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट कि सर काइंडली जो फिजिक्स का पीसी का गेस्ट पेपर है क्लास 9 का, उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करवा दें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके एग्जाम के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। और जैसा कि मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी आपको बताया था कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जो 8 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें से 6 जो है वो न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो तकरीबन 80% आई शुड से कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाता है। सिमिलरली जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ डेरिवेशंस आ जाती हैं और 1 से 2 थ्योरी के सवाल आ जाते हैं। तो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके साथ गेस्ट पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ काम आसान कर दिया है और वो ये है कि पेज नंबर मेंशन हो गए बच्चों। फिजिक्स की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस पेज नंबर 2-3 पर है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स पेज नंबर 4 पर है। कन्वर्ट करना है मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंसेस आ गए। 2 डिफरेंसेस आपकी बुक में मौजूद है, बाकी डिफरेंसेस आप इंटरनेट से गूगल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चैनल पे मौजूद है, जाकर सर्च करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एजुकेशनल हब। यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो। आप उसको देखें, सीखें, समझें। उसके बाद यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पेज 144 पर है। सेकंड न्यूटन लॉ पेज 68 पर है। 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन 78 पर है। डिफाइन फ्रिक्शन अलॉन्ग विद 2 टाइप्स, ये 77 पर मिलेगा आपको। डिफाइन पावर और डिराइव करें P इज इक्वल टू एफ पी, P इज इक्वल टू एफ पी, ये पेज 62 पर नहीं है, ये आपको आखिरी चैप्टर में बच्चों सेकंड लास्ट चैप्टर में मिलेगा, ये आप वहां से करेंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर जो 5 है उसके अंदर आपको ये शुरू के 3 सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों और आपको वहां मिल जाएंगे। पीरियड ऑफ सैटेलाइट ये आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है, पास्कल लॉ अगेन चैप्टर नंबर 7 का हिस्सा है, ये भी 7 में है, ये भी 7 में है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है चैप्टर 6 से है। क्रिटिकल वेलोसिटी चैप्टर 6 से है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर 6 से है। और ये सारी डेफिनेशन मिक्स है, आप इनको सर्च कर सकते हैं, यकीनन अब तक आपने कर लिया होगा। हमारा काम स्टार्ट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से, जहां पर हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमने इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, उनको डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड। गौर से सवाल को देखेंगे, पहले मास हमें मालूम करना है सॉलिड का। रेडियस बॉल का ये दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चों डेटा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक थ्योरी है, तो हम डायरेक्ट काम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। तो बच्चों उन्होंने हमें मास दिया, नहीं उसने हमें कहा कि मास मालूम करो, व्हाट इज द मास। तो हम कहेंगे मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ अ सॉलिड आयरन रॉकिंग बॉल, और रेडियस उसने हमें दिया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कहा कि उसकी डेंसिटी, डेंसिटी का साइन ऐसे होता है जिसको हम रॉ कहते हैं बच्चों। ठीक है, डेंसिटी उसने हमें दी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सोल्यूशन में अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास। ठीक है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मसला यह है कि हमारे पास डेंसिटी तो है लेकिन हमारे पास तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो हम मास कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, याद रखो बच्चों, जब भी डेटा बनाओ तो डेटा की सारी वैल्यूज चेक कर लिया करो कि क्या वो सारी एसआई यूनिट में है या नहीं। तो देखो, रेडियस जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 18 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये बन जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बच्चों जो डेंसिटी है ना वो हमेशा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, ग्राम में नहीं होती। किलोग्राम पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें ठीक है, लेकिन ग्राम नहीं होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए। तो इस ग्राम को खत्म करने के लिए हम 7.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ, तो वो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। तो ये बन जाएगा 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन, आई डोंट थिंक सो कि यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन होगी। अब आ जाते हैं बच्चों हम वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम, और ये क्योंकि गोल चीज है, स्फीयर है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3
पाई आर क्यू, ठीक है। सो V इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह डाला 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है हमारे पास, आर ये वाला आर नहीं है 18, अब ये वाला है, तो आर की जगह हमने लिखा 0.18 और आर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ लगा। अब बहुत सारे बच्चों का एक तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं एड्रेस कर लूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं होगा। बच्चों याद रखो साइंटिफिक कैलकुलेटर उसूलन अलाउ नहीं होता बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों की आसानी के लिए अलाउ हो भी जाता है, क्योंकि ऐसा आप उसमें से कोई इतनी हेल्प नहीं ले सकते, आपने कैलकुलेशन ही करनी है, आप कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पे अलाउ नहीं भी होता, ठीक है। तो आप लेकिन सिंपल कैलकुलेटर सबको अलाउ होगा, तो आप सिंपल कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। आप कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जरा 4/3 को डिवाइड कर लेता हूँ पहले बच्चों, तो मेरे पास 4/3 का जो आंसर है वो आएगा 1.333, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.142। अब देखो 0.18 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब ये है कि 0.18 को बोलो भाई 3 दफा लिख लो, ये लो। अब आप मुझे बताएं कि आप ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, तो हमारे पास आंसर आएगा। फिर उसके बाद हम 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा 0.18 से, फिर दोबारा 0.18 से, तो फाइनली बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.024, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लेनी है, और ये वॉल्यूम है तो लिहाजा हम इसे कह देंगे मीटर क्यूब। क्या हमारी कहानी खत्म हो गई? तो बच्चों नहीं, हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें तो मास चाहिए। तो वॉल्यूम हमने इसलिए निकाला ताकि हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सके, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे मास चाहिए था, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके डेंसिटी से हो जाएगा मल्टीप्लाई। सीधा करके लिखें तो मास बराबर है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चले जी, अब डेंसिटी हमारे पास क्या है 7800 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम में मैंने क्या निकाला 0.024। इज इट क्लियर बच्चों? सो मास इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसको 7800 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.024 के साथ, तो वी आर गोइंग टू गेट 187.2, और ये मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। बोलो फिर मजा आया? न्यूमेरिकल क्लियर हुआ? अगर वीडियो से फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों, दूसरे स्टूडेंट्स तक इसे लाजमी पहुंचाना है ताकि आप सबकी हेल्प हो सके और आप अच्छा स्कोर इंशाल्लाह अपने एग्जाम में कर सकें। बच्चों हमारी ख्वाहिश है, हम ये सिर्फ सारी मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इसीलिए करते हैं कि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करें, आपका फ्यूचर सिक्योर हो और आप आगे चलकर एक अच्छी फील्ड जो है वो चूज कर सकें, लेकिन वो तभी होगा जब आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो बच्चों मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लें जी तमाम बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 का। और अ गन ऑफ मास 8 kg फायर्स अ बुलेट, ठीक है, एक गन है, उस गन का वजन है 8 किलो। ये किसका वजन है? बंदूक का वजन है। उससे गोली निकलती है, उस गोली का वजन है 40 ग्राम, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वो जो गोली निकली है उस गोली की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल। रिकॉइल देखो आप सबको पता होगा, फिल्मों में कार्टून्स में आप देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि व्हेनेवर समवन फायर्स, जब भी कोई गोली चलाता है तो बंदूक पीछे की तरफ है, गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की तरफ आती है। इसी को हम कहते हैं बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, और इसी के हम मोमेंटम के अंदर भी यूज करते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और यहाँ पर हम मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। तो आपने वो जो गन वापस आती है उसकी स्पीड बतानी है कि वो कितनी स्पीड से वापस आएगी। अब एक हिंट यहां पर याद रखो, स्टार बनाओ अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। जब भी रिकॉइल का लफ्ज यूज होगा तो आपने V1 निकालना होगा। मेरी बात को नोट करो, जब भी वो रिकॉइल का लफ्ज यूज करेगा आपने क्या निकालना होगा? V1 निकालना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी वो रिकॉइल का लफ्ज यूज करेगा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ये दो बातें मैंने बता दी, लिख लिया सबने? चलो भाई अब हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो बच्चा डेटा के अंदर सबसे पहले उसने हमें कहा था अ गन ऑफ मास, तो गन का जो मास है उसे मैं M1 कह देता हूं और वो है 8 किलो, ठीक है। फिर वो कहता है उसके अंदर जो बंदूक है, सॉरी गोली है, उसका वजन M2 यानी कि मास 2 है, वो है 40 ग्राम। मुझे ये बताओ कि वजन किलोग्राम में होना चाहिए या ग्राम में होना चाहिए? ग्राम में नहीं होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए।
तो लिहाजा ग्राम को हम क्या बनाएंगे, किलोग्राम, और ग्राम से किलोग्राम में जाने का क्या तरीका है, 1000 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 0.04 किलोग्राम। ठीक है, अब ये हमारा मास ऑफ क्या है, बुलेट। अब मैंने ये यूज करना है, 40 ग्राम यूज नहीं करना है। इज इट क्लियर? आगे देखो, अब याद रखो यहाँ पर दो वेलोसिटीज होती है, एक बंदूक की जब वो रुकी हुई थी, और एक तब जब वो चली, ये एक वेलोसिटी हुई। ठीक है, फिर एक गोली की वेलोसिटी, जब गोली बंदूक में पड़ी हुई थी तब उसकी क्या वेलोसिटी थी, और जब गोली बंदूक से निकली तो उसकी क्या वेलोसिटी थी। याद रखो, जो पहली वाली वेलोसिटी होती है उसे हम u1 कहते हैं, यानी कि ये ये u1 किसको शो कर रहा है, m1 बंदूक के मास को शो कर रहा था, तो u1 बंदूक के स्पीड को शो कर रहा है, लेकिन ये स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों पूछे जी, तो आपका जवाब ये होगा बच्चों, u1 जब गोली किसी ने चलाई तो उससे पहले जब फौजी ने गोली चलाई तो वो बंदूक पहले रुकी हुई थी, तो इसका मतलब उस बंदूक की स्पीड 0 थी। इसी तरीके से जब उसने गोली नहीं चलाई तो ऑब्वियसली गोली भी रुकी हुई थी। ठीक है, जब गोली रुकी हुई थी तो गोली की स्पीड, बुलेट की स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब उसने, सोल्जर ने फायर किया, अब सिपाही ने फायर किया, अब जब फायर किया तो V1, मुझे बताओ V1 कौन सी स्पीड होगी, बंदूक की या गोली की, कौन बच्चा बताएगा, कमेंट में करना है, बताना है मुझे। V1 देखो, M1 बंदूक का वजन था ना, तो V1 भी मतलब ये है, ये बंदूक की वो स्पीड है जिससे वो वापस आएगी। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपने हमेशा याद रखो, रिकॉइल का जब भी लफ्ज आएगा तो आपने V1 निकालना है, तो ये क्वेश्चन है। जबकि उसने कहा था गोली की जो रफ्तार है वो क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। डेटा बन गया, इसके अंदर असल चीज है बच्चों डेटा। सोल्यूशन बहुत आसान है, फॉर्मूला लगेगा मोमेंटम का, m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अब m1 मेरा क्या है, m1 है 8 किलो, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, u1 क्या है 0, प्लस m2 मेरे पास क्या है 40 नहीं है, 0.04 है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा u2 के साथ, और u2 0 है। अब m1 मेरे पास 8 है और v1 मुझे नहीं पता, मालूम करना है तो ऐसे ही लिख दिया, m2 मेरे पास है 0.04 और v2 मेरे पास है 100, तो ये हो गया 100। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो 8 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, 0.4 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0। ठीक है, 8v1 जा 8v1 रहेगा, प्लस 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब ये तो 0 0 इनको हटा दो, अब ये प्लस का 4 है, इसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर है 8v1 के। सीधा करके लिखें तो 8v1 बराबर है -4 के। ठीक है, सीधा करके लिख दिया। अब मुझे तो v1 चाहिए, तो v1 को यहां रोको, 8 यहां मल्टीप्लाई, यहां का डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो v1 क्या आया, माइनस का 1/2, और 1/2 का क्या मतलब होता है, 0.5। क्या होता है, 0.5। अब मुझे कोई बच्चा, होशियार बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा स्टूडेंट, ये बताए कि मेरा बच्चा ये माइनस क्यों आ रहा है। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये माइनस क्यों आ रहा है। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि माइनस शो करता है अपोजिट डायरेक्शन को। मैंने आपको क्या बताया था, गोली जब बुलेट आगे जाएगी तो बंदूक क्या होगी, पीछे आएगी। ये जो माइनस है ये शो कर रहा है बंदूक का वापस आना। ठीक है, तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बच्चों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, लिहाजा आपको ये पता होना जरूरी है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 का और आ जाता है थर्ड, उसको देख लेते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप। ठीक है, देखो जब भी लफ्ज आएगा ड्रॉप, ये सारी चीजें स्टार बनाकर अपने पास लिखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। जब भी आपका पेपर होगा ये आपको हेल्प करेगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं, 10th क्लास के अंदर भी, फर्स्ट ईयर के अंदर दोबारा आपने फिजिक्स पढ़नी है, सारी चीजें दोबारा आएंगी। चीजों को लिखो, नोट करो। जब भी ड्रॉप की बात आएगी तो जो छोटा g है उसकी वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। क्या लोगे, +10 मीटर पर सेकेंड। ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये तुम्हें खुद लिख लेना है जब भी लफ्ज आएगा ड्रॉप का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। और जब भी ड्रॉप का लफ्ज आएगा इसका मतलब ये होगा कि vi 0 है और vf निकालना है, अगर नहीं दिया हुआ, लेकिन vi 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। याद रहेगी ये बात सबको। चले जी, अब इसका बनाते हैं हम डेटा। तो बच्चों डेटा बनाते हैं इस क्वेश्चन का। तो उसने कहा अ बॉल इज ड्रॉप, तो मैंने आपसे कहा आपने जी लेना है प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 भी ले सकते हो, लेकिन 9 क्लास में हम 10 लिखवाते हैं बच्चों को आसानी के लिए, अदरवाइज असल वैल्यू 9.81 होती है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब कह रहा है कितनी हाइट से गिरा, उसकी हाइट थी 50 मीटर।
अब मैंने तुम्हें बताया कि इस सवाल में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें बताई हुई नहीं है, लेकिन स्टार बना के लिखो, जब भी ड्रॉप का लफ्ज होगा खुद से लिख देना इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर। तो भाई देखो, किसी बंदे ने मिसाल के तौर पर, ये एक ऊंचाई है, इस ऊंचाई से उसने इस बॉल को नीचे फेंकना है, तो फेंकने से पहले ये बॉल रुकी हुई है ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब जब वो नीचे गिरी और जमीन पर पहुंचने वाली थी, तो कह रहे हैं जमीन के करीब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और वो हमें नहीं मालूम, वही हमने मालूम करना है। तो वी एफ बराबर होगा क्वेश्चन मार्क। यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर फॉर्मूला याद आया, 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सर हमें तो a दिया हुआ नहीं है, सर हमें तो s दिया हुआ नहीं है। अरे बच्चों, बताया था जब भी ऊंचाई निचाई की बात आएगी तो a की जगह g लगा दो, s की जगह h लगा दो, बाकी फॉर्मूला वही, फॉर्मूला एक ही है, बस जरूरत के हिसाब से देखना है। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं, 2 g की जगह 10, h की जगह 50 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर मुझे चाहिए और वी आई मुझे नहीं पता, जीरो था, सॉरी पता है जीरो है, तो उसकी जगह जीरो का स्क्वायर। चलो भाई, 2 10 20 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 25 100, ठीक है, 50 5 डबल जीरो और ये 2 आया, ठीक है, 5 डबल जीरो और 2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। अब -0 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, चले भाई सीधा करके लिख लेता हूँ, वी एफ स्क्वायर बराबर है 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 1000। अब मुझे बताओ, मुझे तो वी एफ चाहिए ना, वी एफ स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो लिहाजा क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट 1000, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों अब ये सिंपल कैलकुलेटर से आप इसका रूट निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आंसर आएगा 31.62 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई बोलो, कोई मुश्किल? हाँ जी कोई मुश्किल? नो, एवरीथिंग इज टोटली फाइन, बिल्कुल मजे का सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जब भी ड्रॉप की बात करेगा जी प्लस में लोगे, ठीक है, वी आई खुद ब खुद जीरो ले लोगे, वी एफ अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी तो इसका मतलब मालूम करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? चलो अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जल्दी से देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9, हियर इट इज, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक मोटरसाइकिल वाला शरीफ बंदा जा रहा है सीधे रास्ते पर और वो लगाता है ब्रेक। बस अब ब्रेक लगी, तुम भी लगाओ ब्रेक, और मेरी बात को गौर से सुनो, स्टार बनाओ, लिखो। देखो जब भी बात करेगा ब्रेक, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, मेरी बात को गौर से सुनो। जब भी वो लफ्ज यूज करेगा अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगाई, तो फाइनल वेलोसिटी छोटी और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी। और हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, मेरी बात को गौर से सुनो, लिखो स्टार बनाकर ताकि पेपर में गलती ना करो। जब भी ऐसा होगा फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन माइनस में आएगी, और उस माइनस की एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, एक हम उसको कह देते हैं डीसेलरेशन और एक हम कह देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? देखो मैंने जवाब तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हारा जवाब क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हुई बात? चलो डेटा बनाते हैं। तो बच्चों डेटा के अंदर सबसे पहले उसने कहा कि मोटरसाइकिल जा रहा था, ठीक है, और जब वो जा रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ब्रेक लगी, ब्रेक लगने की वजह से फाइनल वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया जब भी ब्रेक का लफ्ज आएगा फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी, इनिशियल बड़ी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन वो कह रहा है मालूम करके बताओ, ठीक है, और 10 से 3 मीटर पर सेकंड में आने के लिए उसको टाइम लगा 5 सेकंड का। हाँ भाई कोई मुश्किल, बहुत इजी सा फॉर्मूला हमें पता है। क्या पता है जी? हमें पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। लगा देंगे ये फॉर्मूला, वी एफ 3 है माइनस वी आई कितना है 10 और टाइम है 5। सारे यूनिट चेक कर लो, ऐसा यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 गए 7, 10 बड़ा माइनस का 7 बटे 5। चलो भाई 7 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.4 मीटर पर सेकेंड। मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे प्यारे बच्चों, जवाब किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी छोटी हो गई इनिशियल से, और इस एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं।
तो पेपर में अक्सर वो पूछ लेता है, वो पेपर में आपको ये कह देता है कि भाई फाइंड डीसेलिरेशन। अब बच्चे सर पकड़ लेते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे सर ने तो एक्सेलरेशन पढ़ाया था, ये डीसेलिरेशन कौन सी बला है। अरे डीसेलिरेशन भी एक्सेलरेशन का भाई है। एक्सेलरेशन ज्यादातर पॉजिटिव होती है, डीसेलिरेशन वही एक्सेलरेशन होती है, लेकिन क्या है वो नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? इस पे एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट और पर आते हैं बच्चों। आकार उसी तकरीबन सेम सेंस का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 से लिया हुआ। अ कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर, भाई एक गाड़ी है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, दोबारा आ गया ब्रेक, ठीक है, तो क्या होगा? आंसर माइनस में आएगा। जी सर बिल्कुल आएगा। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, देखो वो क्या कह रहा है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात हो रही है। वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। यस, ये मत समझना कि सर ये मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, ये एक्सेलरेशन है। और बड़े मजे की बात है, वो मजे की बात क्या है? ये एक्सेलरेशन +6 होगी या -6 होगी? सर अभी तो आपने बताया था जब ब्रेक का लफ्ज आएगा तो एक्सेलरेशन माइनस में होती है। देखो उन्होंने आपको घुमा दिया, ये माइनस खुद लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर वहां तो +6 था, मैंने तो +6 ही लिखा था। नहीं, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना था। ब्रेक का लफ्ज आया था तो अभी निकाली थी, एक्सेलरेशन माइनस में आई थी ना, तो ये एक्सेलरेशन भी माइनस में होगी। उन्होंने नहीं दिया लेकिन हम तो लगाएंगे। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग एट रेस्ट, तो आपने उसका डिस्टेंस मालूम करना है जब तक वो आकर रुक ना जाए। और रुकने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मिल गई, फाइनल मिल गई। अब देखो यहां पर लिखा हुआ नहीं है फाइनल 0, दिमाग का इस्तेमाल करना है कि इतने पे चल रही थी और जब रुकेगी, रुकने का मतलब रेस्ट में आ गई, बिल्कुल रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। चले जी डेटा बनाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो डेटा के अंदर सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? सबसे पहले उसने कहा कि एक कार वाला है जी, वो जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, और वो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद उसने लगाई ब्रेक, और ब्रेक के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हो गई -6 मीटर। उसने 6 दी थी, लेकिन हमें पता है ब्रेक की वजह से एक्सेलरेशन माइनस में हो जाती है, तो -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि आगे गाड़ी जाकर रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है डिस्टेंस यानी कि s मुझे मालूम करके बताओ कि s कितना होगा। चलो भाई सॉल्यूशन में आते हैं। तो 2as बराबर है vf² माइनस vi²। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। चले जी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें s चाहिए, s को यहाँ रोक लो, vf² माइनस vi², और ये 2a को यहाँ ले आओ। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। vf कितना है 0, तो ये हुआ 0 का स्क्वायर, माइनस vi कितना है 30, तो ये हुआ 30 का स्क्वायर। 2a कितना है -6। क्लियर है बात? चले जी आगे बढ़ते हैं। सो s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, माइनस 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 0 लगा दिए, खत्म हो गई बात। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं, ना सिंपल ना साइंटिफिक, जान छुड़ा ली। प्लस माइनस माइनस 2 6 तो s इज इक्वल टू, ये 0 हटा दो, -900, माइनस का 12, माइनस से माइनस मर गया। 900 को हम 900 को बच्चों डिवाइड कर लेंगे किसके साथ? 12 के साथ। सो वी आर गोइंग टू गेट 75 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो हमने लिख दिया इसका आंसर मीटर। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 और की शक्ल में जो है उसे हम देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं? द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब अभी पहले सवाल में भी पढ़ा था, पहले से मुराद 8वें सवाल में, पहले न्यूमेरिकल के अंदर, कि ये वॉल्यूम का यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट नहीं है, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो कह रहा है कोई गैस है, कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस, उसका कोई प्रेशर है, प्रेशर कितना है ये नहीं पता, बस प्रेशर है। और वो जो प्रेशर है वो डबल हो गया पहले वाले से, यानी कि अगर पहले प्रेशर 10 किलो था, अब कितना हो गया? 20 किलो हो गया, डबल हो गया। टेम्परेचर फिक्स है, ये बताएं कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ये यानी कि V1 दिया हुआ है, V2 पूछ रहा है कितना हो जाएगा। आइए चले बनाते हैं इसका डेटा। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, गौर से देखना है। तो उससे कहा एक गैस है, उसका प्रेशर है P1, और क्या प्रेशर है उसका? P प्रेशर है, ठीक है। हमें नहीं पता, हमें बताया ही नहीं, तो हमने कह दिया P है। और उसका V1, उसका जो वॉल्यूम था उस टाइम पे वो था 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
फिर उसने कहा जो उसका प्रेशर है P2 वाला दूसरा वाला वो डबल हो गया, तो पहले अगर P था डबल होकर क्या होगा 2P हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं अगर कहूं कि P की जगह 10 रख दो, यहां पर जब P की जगह 10 रखोगे 10 दूनी क्या होगा 20 हो जाएगा, हो गया ना डबल। तो वो यही कह रहा था कि डबल होना चाहिए, पहले अगर P है तो दूसरा वाला क्या होगा 2P। कह रहा है वॉल्यूम मालूम करो, बढ़कर क्या होगा। मजे का सवाल, बहुत इजी से क्वेश्चन। चले भाई, V1 बराबर होता है P2 V2। मुझे V2 चाहिए, V2 को मैं यहाँ रोक लेता हूँ, P2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। इज इट क्लियर? चले जी आगे बढ़ते हैं। सो V2 बराबर है P1। P1 किसके बराबर है P के, तो उसकी जगह मैंने डाला P मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 9, और इधर देखो P2 की जगह क्या आ जाएगा 2P आ जाएगा। ठीक है, V2 बराबर है P को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 9P और ये हो जाएगा 2P। तो P से P मर गया, और जब भी 2 किसी से डिवाइड होता है उसको आधा कर देता है, तो 9 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आधा हो जाएगा 4.5, और V का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ये लो, बहुत इजी से क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज जस्ट योर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर तो मजा आएगा हर सवाल करने में, कोई मुश्किल नहीं है। और देखो ये न्यूमेरिकल 100% पूरे मार्क्स देगा आपको, तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। चलो भाई, तो न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है बच्चों, हमने उसके तीनों पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट किए। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है, और ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम करते हैं, ताकि आपने बस अच्छे मार्क्स लेने और अपना सिक्योर फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर करना है। चले जी, सो क्वेश्चन नंबर 10, अ कार ऑफ मास, ये कार का मास दिया हुआ है 50,000, मूविंग विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो जा रही है, वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी उधर ही जा रही है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। चले जी, काइनेटिक एनर्जी का सवाल आया हमारे पास, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसका बनाते हैं जी हम डेटा। तो डेटा के अंदर उसने हमें कहा एक गाड़ी है, उसका मास है 50,000 ग्राम। तो मुझे बताओ ग्राम होना चाहिए, नहीं ना, किलोग्राम होना चाहिए। ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए क्या करते हैं, बोलो भाई, 1000 से डिवाइड करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो मर गए, तो पीछे क्या बचा 50 बचा, तो 50 किलो ये यूज करेंगे हम। ठीक है, ये दिया उसका मास, मूविंग विद वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो जा रही है गाड़ी वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी मालूम करके बताएं। चले जी सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे बच्चों मुझे? जी सर बिल्कुल बताएंगे, हाफ mv स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन भी चैनल पे मौजूद है, देख लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, सर्च करो काइनेटिक डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द एजुकेशनल हब। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर है, हाफ का मतलब होता है 0.5। ठीक है, याद रख लो। मास कितना है 50, वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन 10 नहीं 10 का स्क्वायर। अच्छा, एक मजे की बात, दोबारा देखो, मैंने अभी तक कैलकुलेटर बहुत कम यूज किया, आप देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं एग्जाम में आप भी कैलकुलेटर के बगैर काम चलाएं। ठीक है, जरूरत नहीं। 0.5 का मतलब होता है आधा। मेरी बात को गौर से सुनो, जब भी आधे को किसी से मल्टीप्लाई कराओगे ना, ये उसको भी आधा कर देता है। तो 0.5 को जब 50 से मल्टीप्लाई कराओगे, 50 का आधा क्या होता है 25, ये इसको भी आधा कर देगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। चले जी, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2500, 2500। और काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन क्या है, तो जूल्स। क्लियर है बात, मजा आया? कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, लिखते जाओ। ये 0.5 आधे को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो आधा हो जाएगा, और इसी का उल्टा क्या होगा, अगर किसी नंबर को आधे से डिवाइड करोगे तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों, अपने पास लिखो, नोट करो, एग्जाम में काम आएंगी। चलिए जी, तो हमारे पास अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट और। ठीक है, तो पार्ट और देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर इट्स 10 नॉट 9, 9 हम करते हैं, इट्स 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई अगले में क्या कह रहा है, अ मैन पुशेस अ कार अप टू अ डिस्टेंस। एक बंदा है, बहुत ताकतवर बंदा है भाई, उसने गाड़ी को जोर लगाया और 18 मीटर तक ले गया। ठीक है, धक्का लगाते हुए उसने जो फोर्स लगाई वो लगाई 2 न्यूटन की, और कितने टाइम तक लगाई 4 सेकंड। बड़े ताकतवर बंदा था भाई, 4 सेकंड में 18 मीटर तक ले गया गाड़ी को खींच के। ठीक है, कह रहे कैलकुलेट द पावर। अब हम मालूम करेंगे उस बंदे की ताकत। ठीक है, उस बंदे में कितनी ताकत थी। तो चले जी डेटा बनाते हैं। तो डेटा हमें कहता है
कि उसने डिस्टेंस तय किया, डिस्टेंस को हम डी कहते हैं, एस भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है 18 मीटर, ठीक है। उसने जो फोर्स लगाई वो लगाई 2 न्यूटन की, और कितने देर तक लगाई, तो 4 सेकंड तक लगाई। क्या मालूम करें भाई, उस बंदे की ताकत मालूम करें, बंदे में कितनी ताकत है, ठीक है। सॉरी, दैट्स नॉट डब्ल्यू, दैट शुड बी पी, पावर मालूम करनी है, ठीक है। ये बात क्लियर है। चले जी सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन हमें कहता है पावर बराबर होती है W अपॉन टी। अरे सर ये क्या कर दिया, हमारे पास तो W है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं बच्चे, हमें पता है W किसके बराबर होता है, F इंटू डी के, यही होता है ना, ठीक है। तो हम इस W की जगह लिख देते हैं F इंटू डी, नीचे टाइम ऐसे ही। चलो, F दिया हुआ है कितना, 2, D कितना दिया हुआ है 18, टाइम कितना दिया हुआ है 4। यूनिट देख लिया करो, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, फोर्स का एन न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, सब सही है, ठीक है। अगर सही नहीं होगा तो सही करेंगे। अच्छा जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्या बचा, पावर बची 9। और पावर का यूनिट होता है वॉट, WATT, वॉट, दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। बंदे के अंदर ये ताकत थी भाई, 9 वॉट की ताकत थी, तो 2 न्यूटन की ताकत लगाकर गाड़ी को 4 सेकंड में 18 मीटर तक ले गया। बहुत ताकतवर बंदा था जी। चले जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट नंबर और है, दैट इज बेसिकली नंबर 3, हाउ मच वर्क इज नीडेड, यानी कि वर्क डन मालूम करना है। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब एक्स एक्सिस पे काम हुआ है जी। ऑन अ बॉडी ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की जो है बॉडी 20 मीटर तक हम उसको खींच के लेके गए हैं, बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन की फोर्स लगी है। और जो एंगल था ताकत लगाने के और रास्ते के, यानी कि जिस पर वो मूव कर रही थी, यानी कि ये बॉडी मूव कर रही है और ये हमने खींचा, तो इसके दरमियान जो एंगल था वो एंगल है 60 डिग्री, और cos 60 उसने हमें पहले बता दिया, वो बराबर है 1/2। तो आइए डेटा बनाते हैं जी, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, वर्क डन मालूम करना है। तो चले जी, डेटा के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों मेंशन कर लेते हैं। पहली चीज उसने दी हाउ मच वर्क, तो पूछ रहा है कितना वर्क डन करना है, तो W लगाया। मूव हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 20 मीटर, फासला है कितना 20 मीटर, और यूनिट सही है, मीटर बिल्कुल सही है। फोर्स कितनी लगी जी, फोर्स लगी है 30 न्यूटन की, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, जो थीटा है, वो कितना है 60 डिग्री। कितना है बच्चों 60 डिग्री। चले जी सोल्यूशन करते हैं, बहुत आसान सा सोल्यूशन, सोल्यूशन पे आते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बराबर है F इंटू डी कॉस थीटा, बस इसके अंदर कोई मुश्किल ही नहीं। F कितना है 30 है, डिस्टेंस कितना है 20 है, कॉस थीटा कितना है 60, ठीक है। अच्छा पेपर में दिया हुआ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 600, और cos 60 कितना है उसने खुद बताया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, आधा। और अभी मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, आधा जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी आधा कर देता है। और वर्क डन का यूनिट भी अगेन क्या होता है, जूल्स होता है। क्या होता है, जूल्स, याद रखो। एनर्जी का यूनिट भी जूल और वर्क डन का यूनिट भी जूल। सो 300 जूल इज योर परफेक्ट आंसर। मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखो कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको पूरे 4 नंबर दे देगा, तो लिहाजा कोशिश करनी है पेपर में न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जी, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ओ अच्छा, कैलकुलेट करना है जी स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के ऊपर, और एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे, 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जी ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि दिया हो, याद करके जाना, ठीक है। ये कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आइए डेटा बनाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम बनाते हैं डेटा। तो 11 का जो डेटा है, सबसे पहले उसने कहा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, वो हमने मालूम करनी है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसने कहा जो उसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई को हम कहते हैं हाइट, वो है 400 किलोमीटर। मुझे बताओ हाइट किलोमीटर में होनी चाहिए, नहीं मीटर में होनी चाहिए। तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगी हाइट हमारी 4 1 2 मीटर, 4 लाख मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद फिर वो हमें उसने कुछ कांस्टेंट दिए जो आपको वैसे पता होना चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.673 एक्सपोनेंट 11 -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है जी का यूनिट बताओ, और अक्सर जी की वैल्यू भी पूछ लेता है, ठीक है, याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए 6.38 एक्सपोनेंट पावर 6 मीटर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चले जी, अब हम लगाते हैं इसके लिए फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का बच्चों फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू एम, ठीक है, अपॉन आर प्लस एच। चलिए, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। तो जी हमारे पास था 6.673 10 की पावर -11, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास, ठीक है। मास, कौन सा मास है पता है, ये मास ऑफ अर्थ है। और मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर भी आप यही लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। चले जी, नीचे हम आ जाते हैं। तो आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, वो है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, और प्लस एच हमारा कितना है 4, 1 2 3 4 5। चलिए, अब बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर वुड बी 4.0038 एक्सपोनेंट 14। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कैसे आया। अरे कोई मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, ये 10 और 10 एक जैसे हैं ना, इनको एक दफा लिखो। माइनस प्लस माइनस, 24 में से 11 निकाल दो, 14 और 13, 13 बचे। अब मैंने 14 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा पॉइंट यहां पर है, आप पॉइंट यहां पर ले जाओ, एक नंबर आगे ले जाओ, ठीक है, सीधे से उल्टे यहां ले जाओ, 4 के पीछे ले जाओ ना, तो ये 13 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 6.673 को सिंपल कैलकुलेटर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यूज को भी जब हम आपस में ऐड करेंगे बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6.12 और उसके आगे 4 जीरो लगा दो, यानी कि 638 4 जीरो ये लगाया, प्लस किया इसके साथ, तो आंसर आएगा 678 1 2 3 4। और जब बच्चों हम इसका निकालेंगे रूट डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रूट आएगा वो आएगा बच्चों 5.905 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अगेन इसको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर लंबा टाइम हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा, लिहाजा अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे बच्चों, हमने इसको कर लिया है सॉल्व। उम्मीद है कि यहाँ तक ये बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हुआ होगा। जल्दी से अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के और के ऊपर। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कैपिटल एफ मालूम करना है। रानी एंड नवीरा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, उनके दरमियान में डिस्टेंस है 50 मीटर। द मास ऑफ रानिया 60 केजी, मास ऑफ नवीरा 70 केजी, और जी की वैल्यू गिवन है, पेपर में गिवन नहीं होगी, याद रखना। तो बच्चों डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर उन्होंने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करो जी, कैपिटल एफ मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दो लोग हैं, रानी है और नवीरा है, ठीक है। तो रानी के मास को हम कह देते हैं m1, और रानी का मास है जी 60 केजी, और दूसरी जो नवीरा है उसके मास को, उसके वजन को हम कह देते हैं m2, और वो है 70 केजी, ठीक है। दोनों एक दूसरे से समझ लो, ये रानिया है, ये नवीरा है, एक दूसरे से जो उनका फासला है बच्चों दरमियान से, वो कितना है, कितना है, वो है 50 मीटर, ठीक है। तो इसे हम रेडियस कहेंगे, और ये है 50 मीटर। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। कैपिटल जी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, आपको याद होनी चाहिए 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चले भाई सोल्यूशन पे आते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए जी, वैल्यू पुट करते हैं। तो जी की वैल्यू 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय m1 60 है, m2 70 है, इनको मल्टीप्लाई किया। रेडियस हमारे पास 50 है, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब देखो अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पूरी वैल्यू ऊपर वाली डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो,
और अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर वाली वैल्यू नहीं है तो सिंपल बच्चों आपने क्या मेथड यूज करना है, इस चीज को जरा अपने जहन में रखना है। आपने कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करना है, तो देखो बहुत इजी सी बात क्या है, यहाँ के अंदर आप 10 की पावर को छोड़ दें, 6.673 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करें 70 के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप 60 और 70 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 42 और डबल जीरो तो 4200। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 673 के साथ, इस चीज को जहन में रखें। और फिर डिवाइड करें 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 2500। 10 की पावर -11 को ऐसे ही रहने दो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पूरी वैल्यू डाल दो डिवाइड करके, आंसर आएगा 1.121064 एक्सपोनेंट -10 न्यूटन। बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके बताए, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो फिर तो कहानी आसान, और नहीं है तो फिर आपने 60, चलो मैं यहां करके दिखा देता हूं, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। देखो 6.673 को मल्टीप्लाई करो 6.673 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करो 70 के साथ। ठीक है, तो ये आएगा 28026.6, और ये 10 की पावर -11 को ऐसे ही रहने दो, और नीचे 50 का स्क्वायर क्या आएगा? 2500। ठीक है, अब इनको आपस में डिवाइड कर, अब इनको अगर आप आपस में डिवाइड कर, इसको छोड़ दो, इसको जरूरत नहीं करने की, इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 11.21064। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, ये लो। अब इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ -10 आ रहा है, यहाँ दोनों ठीक है, ये भी सही है ये भी ठीक है। यहाँ -11 इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ -10 इसलिए आ रहा है कि पॉइंट यहाँ पर है। देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पर एक शिफ्ट कर दूं ना तो ये भी -10 हो जाएगा, सीधे हाथ से उल्टी तरफ जाएंगे, पावर प्लस हो जाएगी तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है। साइंटिफिक से करोगे ये आएगा, विदाउट साइंटिफिक करोगे तो ये आएगा। इज इट क्लियर? दोनों बातें समझा दी ताकि जिन बच्चों को पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो वो परेशान ना हो, उसके बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है, अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन एंड मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हाँ भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, डेटा बनाते हैं जल्दी से। तो वो आपसे कह रहा है कि अ मैन फोर्स लगा रहा है जी, वो कितनी फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन। ठीक है, और एंगल थीटा कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की बात हो रही है, लेकिन वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेट फाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दोनों बताने हैं। तो ये एफ एक्स हो गया हमारे पास, नहीं एफ एक्स हमें निकालना होगा, दोनों एफ एक्स भी निकालना है और एफ वाई भी निकालना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन में आते हैं तो हमें पता है एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो एफ दिया था उसने 300, और कॉस थीटा की जगह हम लिख लेते हैं कॉस 60। तो एफ एक्स बराबर है 300 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, हमें पता है 0.5 होता है, तो 0.5 इसको आधा कर देगा, ये हो जाएगा 150 न्यूटन। ये आ गया एफ एक्स। ठीक है, इसी तरह आप निकाल लें एफ वाई, तो एफ वाई के लिए क्या होगा? एफ साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल। तो ये 300 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, एफ वाई इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। चलिए, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा आप उसको यहाँ लिख दें, और इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा 260 न्यूटन। ठीक है, 259.80 है, तो राउंड ऑफ करके 260। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 11 वी आर डन विद, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg ऑफ वाटर विच इज इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ भाई, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो है टेम्परेचर है, उसको हम कितना हीट करें कि जो 3 किलो पानी है यानी कि वाटर है, वाटर का मास वो क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। तो बच्चों डेटा बनाते हैं, सबसे पहले उसने हमें दिया है जी मास। ठीक है, क्या दिया है? मास, और मास कितना है जी? 3 kg है। ठीक है, उसके बाद जो पहला टेम्परेचर था यानी कि T1 वो है 10 डिग्री।
अब हमें पता है कितने पे उबलता है, कितने पे उबलता है पानी भाई, 100 पे उबलता है, तो T2 क्या होगा, 100 होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, तो डेल्टा T कितना आ जाएगा, 100 में से 10 गए, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है बच्चों, 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डेटा बना लिया। अब आ जाए जी सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन के ऊपर सिंपल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा क्यू अपॉन मास इनटू डेल्टा टी। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए, तो इसको यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करवा दो। तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करते हैं। तो सी हमारे पास गिवन था 4200 मल्टीप्लाई बाय मास जो है वो 3 है, और टेम्परेचर जो है चेंज इन वो आया था 90। तो ये जो हमें हीट रिक्वायर्ड है दैट वुड बी 1134 1 2 3 और जूल्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों बात। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। अ कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग is heated so that its temperature changes from 30 degree Celsius to 85 degree. Find the change in length of the rod. The coefficient of linear thermal expansion is, ये हमें दिया हुआ है अल्फा, और हमसे वो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करें। तो बच्चों डेटा बनाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ गिवन है दैट इज 15 मीटर। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है जी, 15 मीटर है। ये बात समझ में आई। अच्छा जी, टेम्परेचर हमारे पास दो है, T1 है जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस, और T2 है मेरे पास 85 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों उसने दिए हुए हैं। तो डेल्टा टी हमारे पास बड़े में से छोटा निकाल दो, क्या बचेगा, 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद अल्फा उन्होंने हमें दिया, खुद दिया 17 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना चेंज में डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। फर्क समझो, डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, क्या फर्क आया। ठीक है। अल्फा ये गिवन है हमें 17 10 की पावर माइनस 6, फिर है एल, एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ वो थी 15। ठीक है। और टेम्परेचर कितना डेल्टा टी निकला था, मल्टीप्लाई बाय 55। क्लियर है। तो ये जब सारी चीजें आप बच्चों सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.014 मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास उस लेंथ में इजाफा हो जाएगा जो, अच्छा याद रखो 90% दुनिया की चीजें वैसे भी हीट करने पे क्या होती हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती है। इज इट क्लियर। ठीक है, क्लियर है बात। तो बच्चों यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स हुए कंप्लीट। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। बच्चों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी 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 गुड लक फॉर योर एग्जाम। बच्चों बहुत दुआ करते हैं आपके लिए, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।